नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एमपी तक के इस लाइव में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जब से बना है तब से लगातार जो है वो सुर्खियों में रहा है, सवालों की घेरे में रहा है। हमेशा की तरह एक बार फिर आज हम जब ये लाइव कर रहे हैं तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो विवादों में है। विवाद है, पीबी ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए जो नई एजेंसी का टेंडर निकाला था उसको निरस्त कर दिया है, जिसके बाद से जो भर्तियां होनी थी, जिसका मध्य प्रदेश के लाखों युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो भर्ती अब अटक सकती है। वो भर्ती जो है वो आगे चलकर जो है कब होगी कब नहीं होगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। क्योंकि जिस ऑनलाइन परीक्षा कराने की नई एजेंसी का टेंडर निकाला गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पीवी अपने ऑनलाइन सिस्टम को मजबूती देने के लिए नए सिक्योरिटी फीचर जोड़ना चाह रही थी, ऐसा पीवी की तरफ से कहा गया है। ये भी कहा गया है कि टेंडर निरस्त होने के कारण जो है आने वाली परीक्षाएं हैं वो भी अटक सकती है। इस पूरे मामले पे आज हम बातचीत करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश सिंह चौहान जी, जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और लगातार जो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनकी आवाज जो है वो मुखरता से उठाते रहते हैं। साथ ही और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं, जो परीक्षार्थी हैं, इससे पहले एमपीटीटी का उन्होंने एग्जाम दिया था, जिसको लेकर भी फर्जीवाड़े के आरोप जो है लगातार जो विद्यार्थी हैं, जो तमाम बेरोजगार युवा हैं वो लगा चुके हैं। तो इन सब पे आज हम बातचीत करेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बहुत बड़ा संकट एक बार फिर से मध्य प्रदेश के युवाओं के ऊपर आने वाला है, क्योंकि टेंडर निरस्त कर दिया है उस ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी का पीबी ने, और आगे चलकर बहुत सी भर्ती परीक्षाएं होनी थी लेकिन अब वो अटक जाएंगी। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आप एमपी तक का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को प्रखरता से उठाने के लिए। तो लगातार बेरोजगारों की आवाज जो है एमपी तक बना है, और आकांक्षा मैम आपका और चतुर्वेदी सर, बहुत अच्छा आप लोग उसमें मुद्दा उठा रहे हैं। आज का ये जो मुद्दा है एमपी टेट का, ये सिर्फ एमपी टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं मैम। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से यहाँ पर चर्चा शुरू हुई। कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आपने देखा किस प्रकार से उसका पेपर को निरस्त किया गया। फिर दोबारा भर्ती प्रक्रिया कराई गई, उसमें भी धांधली हुई थी लेकिन वो ज्यादा उजागर नहीं हुई। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती हुई, उसमें भी यही हाल हुआ है। 10 लाख से 12 लाख रुपए लेकर के ऐसे बच्चों का जो ग्राउंड में खेलते रहते, पढ़ते लिखते नहीं, उनके 85 नंबर, 82 नंबर, इस बात का द्योतक है कि इस पे मिली भगत हुई है। अच्छा, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ और आपको भी इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया आखिरकार होती कैसे है। मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 लोग बड़े भूमिका निभाते हैं। एक होता परीक्षार्थी, और एक होता दलाल, जो पैसे जो है लेकर के ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कंप्यूटर व्यवस्था करता है एक जगह पर। और एक होता है इन्विजिलेटर, जो वहां पर वो पर्यवेक्षक घूमते रहते हैं। और तीसरा होता है जो एडुकेटिव कंपनी जो एग्जाम करवा रही थी वो। और फिर कुछ बड़े बड़े लोगों के इसमें हाथ होता ही होता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष तौर पर जो जुड़े होते हैं 3 लोग होते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। इस पे एक सर्वर है हमारा एक मेन सर्वर, जो कि व्यापम ऑफिस पे बना है या व्यापम ऑफिस पे रखा है। उस सर्वर से पूरे के पूरे परीक्षार्थी या पूरे परीक्षा केंद्रों के जो कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। समझिएगा बात को। हमें पता है कि एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें इंटरनेट नहीं होता। मतलब आप देखेंगे जो हम कंप्यूटर ऑन ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिस कंप्यूटर पेपर दे रहे होते हैं, वहां पर कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई इंटरनेट नहीं होता है। इस बार क्या किया एडुकेटी ने, जो फायरवॉल और बाकी जो पार्शली या कहीं या फुली परमिट कर दिया केंद्रों को, और उन्होंने क्या कर लिया, उस सर्वर से एक नया कंप्यूटर जोड़ लिया। अब समझिए बात को, पूरा घोटाला कैसे हुआ है। एक नया कंप्यूटर जोड़ लिया। जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं, वो स्क्रीनशॉट साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जो छात्र पेपर सॉल्व कर रहा है, जी, आपको आवाज मिल रही है अब मेरी? जी, मैं ये हाँ कह रही हूँ कि इस मामले पे जो घोटाले की जो बात, आप जो आरोप लगातार लगे हैं और मैपिट के ऊपर जो जांच की जिम्मेदारी दी गई है और जो इसकी रिपोर्ट आई है, इस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। ये भी सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी जो मेरा सवाल आपसे था वो ये था कि पीबी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी होती है उसका टेंडर निरस्त कर दिया है। मई के महीने में 4 परीक्षाएं होनी थी, और भी परीक्षाएं आगे होने वाली है। उन सब के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। जी, देखिए
अब तय है कि अगर इन्होंने इसका टेंडर निरस्त किया है तो आने वाली भर्तियों के लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा। नया टेंडर जारी करने के बाद फिर बिडिंग होगी, कई सारी कंपनी आएंगी, उसके बाद वो फाइनलाइज होगी, उसके बाद जाकर के परीक्षाओं के लिए जो है कैलेंडर और बाकी चीजें अवगत होगी। तो तय है कि आने वाले समय में 1-2 महीने तक कोई भी परीक्षा होना संभव नहीं है। ना ही इन्होंने जो मई में जो डाल रखी थी जो भी परीक्षाओं के बारे में, अप्रैल में जिनका नोटिफिकेशन आया था उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसीलिए नहीं आया क्योंकि इनके पास ले दे के मात्र एक कंपनी थी, एडुकेटी, और एडुकेटी जो है मतलब कोई नई कंपनी है बेसिक पे, इसके कोई पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी चीज, इसके पास खुद ही इतना अपना एग्जाम कराने का सिस्टम नहीं है। ये क्या करती है, ठेका पर ठेका करती है। मतलब व्यापम ठेका देता है किसको, एडुकेटी को, एडुकेटी ठेका देती है साई एजुकेयर को। तो ये पूरा का पूरा जो मामला होता है धांधली में चला जाता है, और फिर साई एजुकेयर जो है मिल करके जोड़ती है किसको, दलालों को। तो वैसे तो कैंसिल किया गया, बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि एक अच्छी कंपनियां और भी हैं आज ऑनलाइन एग्जामिनेशंस करवाने के लिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, एसएससी भी एग्जाम करवाती है और आपका रेलवे एनटीपीसी भी एग्जाम कराता है। तो ऐसी कंपनियों को भी हायर किया जा सकता है, क्योंकि 500-500 700-700 करोड़ रुपए सरकार के पास पड़े हुए हैं, एफडी में, फंड में जमा हुए हैं। ये सरकार चाहती तो अपनी खुद की एक कंपनी बना सकती है एग्जाम कराने के, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कैंसिलेशन किया है, वो इसलिए कैंसिलेशन किया है ताकि लोग भूल जाएं। मैम समझने का प्रयास करिए, ताकि लोग भूल जाएं एडुकेटी को, और हम इसे भूलने नहीं देंगे। हम एडुकेटी को और उसके संबंधित लोगों को पूरी कोशिश करेंगे इनका नास्ता नाबूद करें। मैं हाई कोर्ट में इसका केस भी लड़ रहा हूं। ये जो हमारे अभिषेक यादव है, इनको पिटीशन नंबर भी पता है, इनको पिटीशन नंबर भी सबको दिया था। और हमारा पहली हियरिंग थी 5 तारीख को, और 5 तारीख को जब हियरिंग थी, हियरिंग में जो है सरकार को जब ये कागज मिले, उसके बाद 2-4 दिन के बाद हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, मैप आईटी जो भी रिपोर्ट दी और इन्होंने कैंसिलेशन किया। ये सब एक दिखाने की चीज है। सच्चाई है कि हमने जुडिशियल मांग और सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है, पूरे साफ तौर पर हमारे जो पिटीशन में है कि निरस्त तो किया ही जाए, लेकिन सीबीआई मांग जांच की जाए, जुडिशियल जांच की जाए, क्योंकि सीबीआई ये लोग करेंगे नहीं, तो कम से कम उच्च स्तरीय जांच की जाए। ये हमारी मांग है। ये जो बीच में कैंसिलेशन का जो मुद्दा चल रहा है, सिर्फ एक ध्यान भटकाने के लिए चल रहा है मुद्दा, कि हाँ हमने कैंसिलेशन कर दिया। कैंसिलेशन से क्या हुआ? बिल्कुल। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए परीक्षार्थी हैं और एमपीटीटी का एग्जाम भी अभिषेक आपने दिया था। जी अभिषेक, देखिए बहुत सारी मतलब जो युवा बेरोजगार अगर है तो वो सिर्फ कोई एक परीक्षा नहीं देता है, वो जितनी भी सरकारी भर्तियां निकलती हैं उन सब की तैयारी करता है। और ऐसे में पीबी ने जो है टेंडर निरस्त कर दिया है उस कंपनी के साथ जो ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाती थी। आने वाले वक्त में बहुत सी परीक्षाएं होनी थी, आप लोग बिल्कुल जी जान लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, आपके बहुत से साथी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, और अब उन तमाम परीक्षाओं पर एक सवालिया निशान लग चुका है। जी मैम, बिल्कुल मैम। सबसे पहले मैं तो एमपी तक के चैनल से मैं लाइव है मौका मिला, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैम मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, ये पहली बात नहीं है कि एमपी टेट से घोटाला हुआ। एक्चुअल में 2018 में वर्ग 1 और 2 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो भी इसी तरीके से ऑनलाइन तरीके से फर्जीवाड़ा के माध्यम से हुआ है। बस बात ये रही कि उस समय पेपर लीक हुआ, इसकी भनक किसी तक नहीं चली, लेकिन एमपी टेट में लास्ट में 25 मार्च को ये खबर जो है अन्य लोगों तक पहुंच गई, वरना 26 को पेपर एंड हो गया था, ये बात भी किसी को पता नहीं चलती और एमपी टेट का पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ये जो एग्जाम है इसमें बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, पता ही नहीं चलता ऑनलाइन में कब कैसे पेपर कहां से कैसे लीक हो जाता है। इससे अच्छी व्यवस्था तो हमें ओएमआर सीट वाली लगी, क्योंकि एक साथ एक ही समय पर पूरे एमपी के बच्चे पेपर दे सकते थे और देते भी थे, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता था पेपर। लेकिन जब से ऑनलाइन आया तो हमें लगा कि पारदर्शिता बढ़ गई। मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जो फैसला पीबी की तरफ से लिया गया है निरस्त करने का टेंडर को, उसके बाद जो तमाम परीक्षाएं होनी है अब वो नहीं होंगी, तो इससे कितनी परेशानी आप लोगों को होगी, क्योंकि आप लोग काफी वक्त से तैयारियां कर रहे होंगे। मैम इससे बहुत परेशानी है, क्योंकि हम तो ये लंबे वक्त से लगभग 2016-17 से हम लोग तैयारी में जुड़े हुए हैं। जैसे ही 18-19 में आया तो कोरोना ने जो हमारा 2 साल बर्बाद कर दिया, उसमें भी हमारे एग्जाम वगैरह नहीं हुए, हमसे एग्जाम फॉर्म भरा लिया गया। इसके बाद जो है अभी जो टेंडर कैंसिल करने की जो खबर आ रही है, इससे कहीं ना कहीं
6-7 महीने नहीं मैम, कम से कम 1 साल का वक्त भी लग सकता है। हम लोग लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं और अब हमारी तैयारी जो है काफी चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस तरीके की जो चीजें आ रही है सामने निकल कर, इससे हमारे दिमाग में निगेटिविटी आ रही है। ऐसा लगता है कि हम कब तक पढ़ते रहें, और बेरोजगारी का इतना ज्यादा वो है, चरम लोग पहुंच चुके हैं कि घर वालों से में प्रेशर होता है कि हमको 2 पैसे कमाना भी है, पढ़ना भी है, और उम्र भी बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें में बहुत ज्यादा मतलब दिमाग से मेंटल रूप से प्रेशर करती मैम। अब हमें आगे पढ़ना चाहिए या कोई प्राइवेट जॉब ढूंढनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में मतलब संशय बना हुआ है कि हम आगे क्या करें, या पढ़ाई को कंटिन्यूअस करें दिनेश, या फिर जॉब इस को तरीके देखा से जाए। अभिषेक यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरीके से एग्जाम्स का कैंसिल होना, हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से टेंडर जो है वो निरस्त किया गया है। यहाँ पे पीईबी ने बहुत सारे जो है तर्क दिए। पीईबी का कहना है कि वो ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहती है। तो क्या इस बात को माना जाए कि जो एमपीटीटी को लेकर जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखकर अब पीईबी अपने ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? जी मैम, इस पे देखिए, मैप आईटी की जो रिपोर्ट आई है, मैप आईटी मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी संस्था है जो ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन हो या डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ही बनी। और अच्छी बात है कि ये सही समय पे इन्होंने इस बात का रिपोर्ट संज्ञान लिया कि हाँ गलती हुई है, क्योंकि इनके मंत्री और इनके नेता तो ये भी कह चुके थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, परीक्षा कोई कैंसिल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ में हम जो हुआ होगा वो देखा जाएगा। यह तो एक हास्यास्पद बात ये भी कह दी है इन लोगों ने कि चूंकि पेपर 25 का है, 26 को उसका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कोई बेतुका बयान इस प्रकार से। लेकिन चूंकि मैं पार्टी में शायद कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, उसी से बनाई गई है, उन्होंने इस बात का अच्छे से पता लगाया। 2-3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मुद्दा उठाया गया। एडुकेटी के पास, मैंने आपको पहले बताया, जिसको कोई एग्जाम कराने का ज्यादा कोई इसके पास हो नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारी जगहों पर इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, कई जगहों पर जब क्या किया गया इसको मतलब कंसीडर ही नहीं किया जाता, ऐसी कंपनी है। और साथ ही साथ में इसका जो फायरवॉल और जो अन्य सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर है। मतलब ये ऐसी कंपनी है जो कंपनी इतना दुरुस्त नहीं है कि इस पर कोई एक्सेस न कर सके। सामान्य सा जो हैकर भी इसके एडुकेटी के सिस्टम को हैक कर सकता है। अब आपको मैं क्या बताऊं, मतलब हर चीज अभी मैप आईटी ने बताई नहीं, पर इतना बहुत अच्छा कह दिया एक लाइन में कि इनका सिस्टम अभी इतना फुल प्रूफ नहीं है कि इन पे सेंधमारी ना की जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इनका सिस्टम जो है बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है। और जहां पर सोचिए 4-5 साल, ये 10-12 साल बाद एक भर्ती आती है, तो तय है कि बहुत सारे छात्र विभिन्न प्रकार का सहारा लेते हैं सरकारी नौकरी में जाने के लिए। तो और इसी बीच एक जो दलाल एक्टिव होता है, वो दलाल क्या करता है, ऐसे ग्राहकों को ढूंढ के लाता है कि भैया हम आपको 10 लाख 15 लाख देंगे, और एक एक सेंटर में अलग से कंप्यूटर में बैठा के इन्हें एग्जाम करवाया जाता है। और बहुत आसान होता है, क्योंकि एडुकेटी जो क्या करती है, जो यहीं से बैठ करके सेंटर में बैठ करके पूरे सर्वर को देखती नहीं है लोग, और ये संदेह के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि कॉलेज भी पकड़े जाते हैं तो मंत्री के कॉलेज होते हैं। तो अगर ऐसे अभी कुछ दिन में, एक आध हफ्ते के अंदर देखिएगा न्यूज आएगी कि एमपी टेट पेपर को जो है निरस्त किया जाता है, या कि इस पेपर को निरस्त किया जाता है। लेकिन इंदर सिंह परमार जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो ये बात अपने ट्वीट में साफ कर चुके हैं कि पेपर निरस्त नहीं होगा। नहीं, ये तब किए थे, अब इनकी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। ये तब किए थे जब, याद करिए, जब इस पे स्कैम का या हाँ हम लोगों ने 26 तारीख को बहुत बवाल किया था पूरे प्रदेश में, ये ऐसा कैसे हो रहा है, तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ट्वीट किया था। लेकिन अब जब से उनकी मैप आईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, तब से उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि व्यापम ने क्या किया, निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया एडुकेटी के साथ कोई भी गठबंधन को, और बाकी चीजों के लिए टेंडर तक को कैंसिल कर दिया, क्योंकि फिर से एडुकेटी इसमें सम्मिलित हो रही थी। तो ये जो टेंडर को कैंसिल करना, लेना, ये सब जो चीजें हैं, ये सब एक दिखावा है। और दिखावा का मतलब ये है कि इन्होंने अभी चाहते तो तुरंत रिपोर्ट देते, एसआईटी गठन होता, एसआईटी आराम से ऐसे लोगों को उठा के लाती और ऐसे लोगों से जो है परीक्षार्थियों का पैसा वसूलती, और इनके बुलडोजर के द्वारा इनके घर गिराए जाते। और जो परीक्षार्थियों के साथ जो मानसिक पीड़ा हुई है, तो कंपनी पर जो जुर्माना ठोका जाता, ताकि हर एक परीक्षार्थी को 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए दो, क्योंकि तुमने उनका समय बर्बाद किया है, और ऐसी चीजें हुई। और ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा भारी भरकम जुर्माना के साथ साथ ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर को, ऐसी कंपनियों के नियोजकों को, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए।
और साथ ही साथ में जो संदेह नहीं, मुझे यकीन है कि सरकार के बहुत सारे ऐसे लोग जब तक ना मिले हों इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। वो चाहे कहें चाहे ना कहें, चाहे वो कुछ भी बच जाए, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी जिस दिन हो जाए ये सब पता चल जाए। लेकिन आपको ही पता, सीबीआई इंक्वायरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट देगी नहीं, क्योंकि अपने ही थोड़े ना कोई वो करेगा। ठीक है, अपना ही कंबल कोई नहीं उघाड़ता है। तो तय है कि इसके लिए भी जुडिशियल जांच होनी चाहिए जो उच्च स्तरीय हो, तभी हो सकता है जब इसमें न्यायपालिका इसमें अपना इंटरफेस करे, या कि न्यायपालिका आदेश कर सकती सीबीआई जांच करवा। बिल्कुल। आप इस मामले को लेकर कोर्ट में गए, इसको लेकर मैं बिल्कुल आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए काफी समय से आप पीवी और इन तमाम चीजों पे जो आप जानकारी रख रहे हैं, तो अभी जो मैप-आईटी की रिपोर्ट आई है, एमपीसीटी का जो एग्जाम हुआ उसमें जो फर्जीवाड़े के जो आरोप लगे पीवी के ऊपर, उसके ऊपर लगातार जो परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो शक के दायरे में है। फिलहाल उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अब आगे चलकर नई एजेंसी हायर होगी, उसमें कितना वक्त लगेगा, और ये जो परीक्षाएं जो होनी थी, खासतौर पे मई में 4 बड़ी परीक्षाएं होनी थी, जून जुलाई में आगे चलकर और परीक्षाएं होनी थी, इन सब को होने में कितना ये आगे और समय लग सकता है? देखिए मैम, इतना पता है कि 2023 में चुनाव है, 2022 में लोग भर्तियां दुरुस्त करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, क्योंकि इनको ही पता है कि चुनाव में हम बोलेंगे क्या, इस पे आरोप लगेगा भी। अभी 12 तारीख को विपक्ष जो है लगातार इनके खिलाफ लगातार पिछले कुछ दिनों से हल्ला बोले हुए है। अब मैं आपको बताऊं कि कितना वक्त लग सकता है। सरकार चाहे तो 1 हफ्ते में नई कंपनी की बिडिंग की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पास बहुत सारी कंपनी है, एसएससी ले रखी है, उसको कर सकते हैं, रेलवे वाली को ले सकते हैं। ठीक है, आप जो है चाहे तो ये लोग बुला सकते हैं, टाटा कंसल्टेंसी को बुला सकते हैं, अच्छी कंपनी मानी जाती है, बहुत सारी कंपनियां कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। नहीं कि जहां चाह है वहां राह है। और अगर बहानेबाजी करना चाहे तो फिर उसके बहानेबाजों के लिए कोई बड़ा कोई समय लिमिट नहीं होती है। और रहा सवाल परीक्षा करवाने का, तो आपको बता दूं, आज अगर ये चाहें कल टेंडर निकालते हैं, 1 हफ्ते के अंदर पूरी प्रक्रिया भर्ती होकर के अगले महीने पूरी प्रक्रिया भर्ती हो सकती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है राजनीतिक विल पावर भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो इसके प्रति बहुत संवेदनशील हों। युवाओं के प्रति ये संवेदनशील ही नहीं है, युवाओं के प्रति ये संवेदनहीन है। युवा इनके लिए सिर्फ आंकड़ा, एक बेरोजगारी का आंकड़ा है, ये उस दर्द को नहीं समझ सकते। ये जो बड़े बड़े एसी रूम में बैठे अधिकारी होते हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो जो छात्र है जो 10x10 के कमरे अपनी जिंदगी जी रहा है और किस प्रकार से टिफिन से अपना खाना खा रहा है, बीमार हो रहा है, किस प्रकार से तैयारी, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी टेक्निकल फॉल्ट के कारण इनको बच्चों को भगा दिया जाता है। इनसे ये अधिकारों तक को हनन करते हैं, ये सरकार के रूल्स तक को वायलेशन कर देते हैं, और ये समझते हैं कि सबसे ऊपर हमें। मैंने पुलिस भर्ती के लिए आपको कुछ चीजें भेजी थी और उस पर मुद्दे भी उठाए थे मैंने, जहां महिलाओं को लेकर के मैंने चर्चा की थी, बताया था हमने किस प्रकार से उनके साथ गलत किया गया। एक तरफ कहा जाता है कि महिला पावर, दूसरी तरफ उनको आप आरक्षण से ही वंचित कर देते। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को आसानी से घेरा जा सकता है। सरकार अगर संवेदनशील से सोचे तो इन सब मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करके जो है छात्रों को अच्छी चीजें मुहैया करा सकती है। लेकिन इसके पीछे मैं आपको बता दिया ना, ऐसे अधिकारी इनके पास बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, एक अभी हाल में 1 महीने पहले एक एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में सुबह परीक्षा हुई और 24 घंटे के अंदर शाम को रिजल्ट डाल दिया, तो वो भी एक आईएएस अधिकारी थे। तो कहने का मतलब ऐसे, जो चाहता है कि नहीं बच्चों के साथ कुछ अच्छा हो, जो चाहता है कि युवाओं को प्रति रोजगार परक बनाया जाए, निष्पक्षतापूर्ण एग्जाम कराया जाए, आसानी से करा सकता है। आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है मैम, अगर ये लोग किसी भी अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला लें, सर्वर के साथ थोड़ी भी छेड़खानी होगी तो तुरंत मेन सर्वर को पता चल जाता है उसके साथ छेड़खानी हुई, तुरंत अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब सर्वर वाले ही अलाउ कर देते हैं कि नहीं आप जोड़ लीजिए, तो कोई पकड़ना बहुत मुश्किल। तो ये जो पात्रता परीक्षा अपात्र तरीके से होती है, और ये सब कुछ संदेह के दायरे में ऐसे हमें खड़ा कर देते हैं। कैंसलेशन इसका कोई ऑप्शन नहीं है। उपचार चाहिए, बच्चों को सही उपचार चाहिए और समय पे उपचार चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि जिस तरीके से ये निरस्त किया गया है टेंडर, उस एजेंसी का जो परीक्षा ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, वो ध्यान भटकाने की कोशिश है। इस मामले को लेकर आप कोर्ट भी गए हैं, उसकी क्या कार्रवाई है और किन किन चीजों को लेकर आप लोगों ने जो कानूनी रास्ता अपनाया है वो भी मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। हमने
जो अप्लाई किया, जो हमने पिटीशन लगा रखी है, पिटीशन की हमारी पहली सुनवाई 5 मई को थी। तो उसमें सरकारी वकील साहब के पास इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, सच्चाई तो बताऊं आपको मैं। और उन्होंने दूसरे कॉपी की मांग की कि हमें भी कॉपी चाहिए कि आखिरकार आपका केस क्या है। तो ये बड़ी हास्यास्पद होता है कि सरकार को नोटिस जाती है लेकिन बात नहीं था। फिर भी हम लोगों ने क्या है, उसमें जो वकील के तौर पर मैं भी उसमें एक अधिवक्ता हूँ और उससे मेरे साथ पूरी टीम है, 5 जो वकीलों की पूरी लगी हुई है उसमें। उसमें हमारे दीपचंद बागरी सर जो है बहुत लगातार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो हमसे कॉपी मांगी, तो कॉपी में साफ तौर पर लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो, सीबीआई की जांच हो, सीबीआई जांच ना हो तो जुडिशियल जांच हो, यह एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इन सारे मुद्दों पर हमने जो है चर्चा की है, सारे मुद्दों पर हमने पिटीशन फाइल की है। और साथ ही साथ में हमने एक चीज जो प्रूफ के तौर पर, जो 25 तारीख को जो वायरल हुआ था, इनका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट और जो क्वेश्चन पेपर जब आया, उस क्वेश्चन पेपर की पूरी कॉपी उसमें लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट लगी हुई है। 2014 में एमपी पीएमटी के जब घोटाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी प्यारी बात कही थी और जोरदार बात कही थी कि अगर गलत तरीके से किसी एक भी छात्र के पास अगर पेपर पहुंचता है तो पूरे का पूरा एग्जाम की पवित्रता पर सवाल हो जाता है, पूरी पवित्रता खत्म हो जाती है। ये 2014 में कही थी बात, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमने इन बातों को भी कोट किया उसमें। तो यहां पर तो पूरा ये एक पेपर फंस गया, वो तो गलती से एक बच्चे को पेपर फंस गया। ये लगातार इनका गोरख धंधा पूरे पुलिस भर्ती में चला है, पूरे एमपीटेड भर्ती में चला है। क्योंकि क्योंकि कोई व्यक्ति अचानक ये सब नहीं करने लगता, उसके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है। कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से चल रहा है, मतलब 2020 से ही ये गोरख धंधा चल रहा है। और इस पे जब कानो कान खबर, उनको पता है कि बच्चे जो है अपोज करेंगे, 2-4 बच्चे हाय हल्ला करेंगे, बाकी पब्लिक शांत रहती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, जो होना है होने दीजिए। अब ऐसे में क्या होता है कि जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जो पेपर को स्कैम करने वाले लोग होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा सक्रियता अभी आने में समय है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय युवा जहां भी देखो, चाहे सोशल मीडिया का उपयोग करके हो, चाहे लोगों से बात करने के लिए हो, क्यों गलत के खिलाफ खड़ा होने लगा है। वरना कोई नहीं बोलता है, उनको पता है कहीं हमारे खिलाफ ही कोई इंक्वायरी ना बैठ जाए, ये बड़ी समस्या हो जाती है। दिनेश जी, देखिए आप इस मामले में जो है बात कर रहे हैं परीक्षा निरस्त होने की, लेकिन यहाँ पर तमाम जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस लाइव को देख रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो केशव प्रसाद जी जो पूछ रहे हैं कि परीक्षा निरस्त होने से क्या होगा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि कई लोग ऐसे जो नहीं चाहते कि परीक्षा निरस्त हो, क्योंकि फिर से डेट शीट जारी होगी, फिर से जो है पूरा प्रोसेस होगा, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, भर्ती परीक्षा निरस्त कराना मेरा उद्देश्य है ही नहीं। अगर भर्ती परीक्षा निरस्त भी कर देंगे तो हम केस पिटीशन वापस नहीं लेंगे। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर भर्ती प्रक्रिया सिर्फ निरस्त कराना होता तो उसके लिए बहुत सारे काम हैं। भर्ती प्रक्रिया में जो दोषी हमें इन्हें पकड़ना है, इसलिए हम कोर्ट का सहारा लिए। इसमें हम आपके सबका सहायता चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को भी हम बचाना चाहते हैं। अभी भविष्य में पटवारी की भर्ती होने वाली है, जिसकी बुकिंग अभी से 10-10 लाख में होने लगी है। ये आप कहेंगे कैसी बात कर दिनेश जी, मेरे पास बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं जो पहले से 10-10, 15-15 लाख में उनकी बुकिंग होने लगी है। पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, एमपीएसआई के लिए तो 20-20 लाख रुपए तक देने के बच्चे तैयार है एक एसआई की भर्ती के लिए। हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो इस भर्ती का ही नहीं, बल्कि आने वाली सभी भर्तियां निष्पक्षतापूर्ण हो, और जो लोग अभी पिछले 1 साल 2 साल से एक्टिव है, घोटालेबाज अभी पकड़े नहीं गए, उनको पकड़ा जाए। हम तब तक नहीं शांत बैठेंगे, क्योंकि देखिए मैं तय है, अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, अगर कोई सॉल्वर पकड़ा गया है, कोई सिस्टम के साथ सेंधमारी किया है, तो बहुत सारा संगठित रूप से किया गया है। और ये पूरा का पूरा संगठित अपराध है, बहुत बड़ा संगठित अपराध है। और इस संगठित अपराधियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है हमें, और उसके लिए हमें एक अच्छी एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, जो सरकार की तरफ से जो लगे, या केंद्र की तरफ से लगे, या जुडिशियल की तरफ से लगे, और उस व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उनका मनोबल तोड़ना जरूरी है और उनको अच्छी सजा देना जरूरी है। और इसलिए हम इस केस पे लगे। भर्ती निरस्त कराना कोई मेरा मुद्दा नहीं, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ,
कोई इंटरेस्ट नहीं भर्ती दर्ज करा। जी। निरस्त करा के कुछ क्या होगा? हमारे जो व्यूअर्स हैं वो शायद देर से जुड़े, उनको मैं यहाँ बता दूं कि देखिए इस बारे में यहाँ जो चर्चा हो रही है वो भर्ती परीक्षा निरस्त करने को लेकर नहीं हो रही है। पीबी ने जो उनकी एजेंसी है जो ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उसका टेंडर निरस्त किया है, जिसकी वजह से आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं जो मई में 3-4 एग्जाम्स जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम थे, जिसमें समूह 2, उप समूह 3, सहायक लोक विशेषज्ञ, रासायनिक में भी कौशल विकास संचालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती होनी थी, साथ ही हाउसकीपर, साइकियाट्रिक, सोशल वर्कर, कार्यक्रम प्रबंधक, बाल संरक्षण, इन तमाम चीजों पे जो भर्तियां होनी थी ये शायद से आगे आगे बढ़ सकती है, ये एग्जाम्स डिले हो सकते हैं क्योंकि पीबी ने उस एजेंसी का टेंडर निरस्त कर दिया है जो अब तक पीबी के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। अभिषेक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जैसे कि दिनेश जी बोल रहे हैं यहाँ पर और तमाम जो लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं कि भर्ती परीक्षा निरस्त करने से क्या हो जाएगा। आप परीक्षार्थी हैं, आपको एग्जाम देना है, आपको नौकरी करनी है, आप बेरोजगार हैं फिलहाल, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए? क्या जो फर्जीवाड़ा का जो आरोप लग रहा है अगर वो सही है तो क्या भर्ती परीक्षा निरस्त होनी चाहिए जो पहले हो चुकी है? और अभी क्या आपको लग रहा है कि जो टेंडर निरस्त हो गया है उसके बाद नई जो कंपनी आएगी वो उतनी पारदर्शिता के साथ नया एग्जाम कंडक्ट करवाएगी? हमारा उद्देश्य परीक्षा निरस्ती हो, लेकिन जो फर्जीवाड़ा किए सबसे पहले तो जो भी दोषी है उनकी पहली पकड़ होनी चाहिए, उन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और इसके बाद अगर वाकई में बहुत बड़ा घोटाला हुआ मैम तो हम बिल्कुल इस पक्ष में है, एग्जाम रद्द होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे गरीब छात्र हैं जो 2-2 हजार रुपए के किराए के रूम से लेकर के शहर आकर पढ़ते हैं और बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, और अगर पैसे देने वाले 10-10, 15-15 लाख रुपए देकर के अगर वो 120, 125, 130 नंबर ले आएंगे तो सबसे टॉपर लिस्ट में मतलब मेरिट लिस्ट में टॉप में तो यही रहेंगे, तो जॉब तो इनको मिलेगी। लेकिन जो गरीब बच्चा 100 नंबर लाया है, 105 नंबर लाया, वो तो कट ऑफ पे नीचे हो जाएगा ना, उसकी मेहनत तो मतलब पूरी बेकार चलेगी और पैसे ही बेकार चले गए। तो उसके साथ तो अन्याय हुआ, उस गरीब के साथ, उस किसान के बच्चे के साथ। और जो बड़े घराने से या पैसे देने में क्षमता रही तो वो तो सबसे ऊपर टॉपर बन गए, टॉप में चले गए। तो पहले जांच होनी चाहिए और जांच में अगर वाकई बड़ा घोटाला हुआ है, ये तो स्पष्ट घोटाला हुआ है, तो दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए जो जो इसमें संलिप्त है, और दूसरी परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए ताकि हम लोग दोबारा से ईमानदारी से मेहनत करके एग्जाम दे करके हम जो है नंबर ला सकते हैं। तीसरी चीज मैम, आपने कहा कि टेंडर रद्द होने से जो अन्य परीक्षाएं हैं वो आगे बढ़ जाएंगी, इससे वाकई हमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं और अगर नई एजेंसी हायर करती है गवर्नमेंट तो कम से कम 6 महीने का वक्त लगा देगी। अगर काम जैसे कि दिनेश सर ने बताया कि अगर सरकार चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर नई एजेंसी हायर कर सकती है, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम चलेगा, तो आने वाले 1 मंथ के बाद बाकायदा जो है रेगुलर जो भी एग्जाम आने हैं आगे वो सारी कराई जा सकती है अगर सरकार चाहेगी तो, वरना कम से कम 6 से 8 महीने तक मैम सारे एग्जाम जो है डिले हो जाएंगे, जिससे हमें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि हम लोग शहर में तो घर से हमें प्रेशर हो रहा है कि बेटा कब तक पढ़ते रहोगे, कब लगेगी जॉब, तो एक ये आर्थिक समस्या भी हमारे साथ है और ये पढ़ाई का प्रेशर जो मेंटली है ये भी मानसिक समस्या भी हमारे साथ। तो सरकार को समझनी चाहिए कि बेरोजगार युवाओं के साथ किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम लेने की हर एक तरीके को सिस्टमेटिक बनाया जाए, तभी हमारे साथ जो है न्याय हो पाएगा एमपी की परीक्षा। बिल्कुल दिनेश जी, देखिए पीबी का व्यापम से पीबी नाम हुआ और अब जीएडी कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये नया एक शिवगुफा जो है वो प्रदेश सरकार लेकर आई है। अभी जमीनी स्तर पर नहीं उतरा है, लेकिन कितनी उम्मीद है आपको इससे है? देखिए, नाम बदलने से किसी का चरित्र नहीं बदल जाता, उसका काम बदलने से उसके चरित्र में निर्माण होता है। जिस प्रकार उसका नाम पहले बदनाम था, काम वही है, नाम कुछ भी कर लीजिए, चाहे वो व्यापम से उसको पीवी कर दीजिए प्रोफेशनल, फिर उसको चाहे उसको MP SSB कर दीजिए या उसको जो है आप सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर ला दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता सिस्टम दुरुस्त करने से। मध्य प्रदेश के छात्रों की और हमारी मांग क्या है? नॉर्मलाइजेशन को स्पष्ट करिए ना। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि आज का पेपर टफ था कि कल का पेपर आसान था? हु आर यू? एक बार में पेपर करवाइए ना, क्या क्या दिक्कत है? दूसरा, आप 35 क्वेश्चन गलत हो जाते हो, कहते हैं उसके खिलाफ पिटीशन नहीं डाल दे सकती। क्या बात करते हैं? 35 क्वेश्चन बहुत बड़ा अंतर होता है, 2-4 क्वेश्चन चलता है, गलत क्वेश्चन क्यों देते हैं आप? क्यों आपके पास इतने बड़ी एजेंसी नहीं है? क्या आप क्वेश्चन मेकर नहीं है?
और तीसरा सबसे बड़ी बात है, जब छात्र परीक्षा देता है उसके नंबर शो होने के बाद प्रथम चरण में शॉर्ट लिस्ट करते समय उसके नंबर शो करिए, अगर उसके है तो आपको कोई दिक्कत तकलीफ क्या है। और चौथा, जो इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होता है व्यापम के अधिकारियों का, बहुत ही घटिया प्रवृत्ति का होता है। एक पीआरओ ढंग का जवाब नहीं दे सकता बच्चों का। अरे हम एक प्रकार से आवेदक हैं, जब आवेदन करते हैं तो आप जिम्मेदार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। एक पीआरओ रखिए ताकि बच्चों की समस्या अगर होती है तो जवाब दे सके। बच्चे छोड़िए, मीडिया जाती, मीडिया को नहीं पता चलता कि पीआरओ कौन है, कभी जवाब नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, अगर जब आप किसी भी एजेंसी के साथ जब टाई अप करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको साफ साफ कहिए ना शब्दों में कि आपके खिलाफ इतनी धाराएं और इतने करोड़ रुपए मुआवजा लगेगा, आपके दम है तो एग्जाम करवाइए। ठेका पर ठेका नहीं, ये तो स्थायी बंदोबस्त हो गया ना कि अंग्रेजों ने पहले एक ठेकेदार को रख दिया, फिर उस ठेकेदार ने छोटे छोटे ठेकेदार को दिया और फिर वो करें जम करके। ये तो तुम सीधे से स्थायी बंदोबस्त, ठेकेदारी व्यवस्था बना दी इन लोगों ने। तो ये ठेकेदारी भरोसे पर थोड़ी ना बेरोजगारों के लिए चलेगी। आप ऐसी कंपनी को हायर करिए जिस बहुत, आज तो ऑनलाइन में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी स्टार्टअप भी कंपनियां, पुरानी कंपनियां भी। और आज एमपी टेट को निरस्त करते हुए अभी ये जो 4-5 हजार पदों पर भर्ती कराई जा रही, जब सबको पता है कि 75,000 से पद खाली हैं, तो 50-60 हजार पद क्यों नहीं दे देते हैं? बच्चों का थोड़ा सा गुस्सा भी शांत हो जाएगा कि कितने सालों से भर्ती, तो 50,000 पदों की अनाउंसमेंट करते हुए, इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए जो है अगला एग्जाम करवाया जाए। तो बच्चों के अंदर रहेगा कि चलिए पहले 5,000 थे, 50,000 पदों पे भर्ती हो। और 50,000 पदों पे भर्ती होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पद शिक्षकों के खाली हैं। आपको ही पता है, एक एक शिक्षक खिचड़ी बांटेगा कि पढ़ाएगा बच्चों को। एक पहली से 5वीं तक में 1 या 2 शिक्षक होता है। अब सोचिए वो खिचड़ी बनाए या निर्वाचन का काम करे, या कि इनको वैसे भी दिन कोई निर्वाचन लगा रहता है इनके पास, पढ़ाएंगे कब? तो कुल मिलाकर के शिक्षा व्यवस्था को जितना लचड़ बनाया गया है, मध्य प्रदेश जो है एक अच्छा प्रदेश बन सकता है, लेकिन वो शिक्षक से बन सकता है, शिक्षा से बन सकता है। और शिक्षक समाज की रीढ़ होती है। गांजा फूकने वालों को 10-10 लाख रुपए दे करके लोग क्या करेंगे? भर्ती करेंगे। उसके नंबर, आज ये जो पेपर था मैम, आकांक्षा मैम, इस पेपर का एनालिसिस मैंने किया। अच्छा पढ़ने वाले छात्र के मार्क्स 110-105 आने में पसीने छूट गए थे, और गांजा फूकने वालों के 130 प्लस नंबर आ रहे थे। आज देखिए ऑनलाइन कमेंट क्या चल रहा है कि जो 130 प्लस से ज्यादा, इनका इंक्वायरी करवा लीजिए। और सच कह रहे लोग, गलत नहीं कह रहे हैं। आज सरकार चाहे कुछ नहीं करना, 130 से प्लस वालों को शॉर्टलिस्ट करके बुला ले, और जहां इनको 2-2 घलेंगे, आप देखिएगा मैम कि अच्छे से तरीके से बता देंगे कि जी साहब गलती हमसे हुई है, हमने कहां कौन से दलाल कर दिए। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो दलालों का पैसा ऊपर तक जाता है, और कहां तक जाता है? संदेह के घेरे में बहुत सारे मुखिया भी इसमें हैं। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था से लड़ने के लिए हम पहले सभी छात्रों के पहले आप लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर के इनसे बात करिए। अगले साल आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है अगले साल आपके पास अपनी अंगूठे का दम दिखाने का, और ये साल है इनको आपके सामने सिद्ध करने का। हम आपको जो है पारदर्शिता पूर्व भर्ती कर, तो जो हमारी मांगे हैं उस मांग को करिए ना। नॉमिनेशन के नाम के दानों को खत्म करिए। आपको बता दूं मैम, सबसे बड़ी दिक्कत तकलीफ ये बताइए, आपको कैसा लगा? आपके 85 नंबर हैं, आपने सबमिट किया, खूब खुश हैं आप, और जब रिजल्ट आता है तो आपका नंबर कट जाता है 75। कितना बुरा लगेगा आपको? आपके 76 मार्क्स हैं, आपको कर दिया जाता है 65, कितना बुरा लगेगा आपको? और किसी को बढ़ा दिया गया, और जब आप इनसे पूछने जाओ कि नॉमिनेशन कैसा है, तो चिड़ी गुड़ैया मक्खियों जैसे कुछ 3-4 फार्मूले बना के बता देंगे, ये रहा। चेयरमैन मुझे बता दें, जो चेयरमैन है वो बता दें इसका पूरा एक्सप्लेन करके कि कैसे नॉमिनेशन करते हैं, तो मैं जान लूं, हम प्रश्न न पूछें। लेकिन इनको क्या है, इस सब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनको निष्पक्ष तरीके से चीजों को डिलीवर नहीं करना है, बच्चों को फंसाना है, परेशान करना है, मूर्ख बनाना है, ये तो काम चल रहा है। इसलिए हमने उस कोर्ट की भी शरण लिया है, और हम पूरी कोशिश कर ली है कि हम पूरा व्यवस्था है हमारी कि हम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय हाई कोर्ट अगर साथ जो भी निर्णय होगा उसका हम स्वीकार है, और अगर हमें स्वीकार नहीं होगा तो हम जाएंगे कहाँ, वो जो है पिटीशन लगाएंगे, अपील करेंगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। जी हमने पूरी व्यवस्था कर दी। जी दिनेश, एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी आपका इस बात पर कि जांच जो चल रही है वो अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन पीबी ने जिस तरीके से ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी का टेंडर निरस्त कर दिया है, इसके बाद जो प्रक्रिया हो गया, आपने बताया कि काफी वक्त भी उसमें लग सकता है, लेकिन ये टेंडर निरस्त करने वाला जो एक कदम उठाया गया है पीबी की तरफ से, इस जांच के बाद जो मैपिट की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद, इस कदम को आप ऐसे देखते हैं कि शायद कुछ आगे अच्छा हो सकता है? बिल्कुल मैप आईटी ने अपनी रिपोर्ट दी,
साफ साफ तौर पे कहा कि इस पे अलग से कंप्यूटर को ऐड किया गया था, सर्वर से एक अलग से कंप्यूटर को ऐड किया गया था और बाहर बैठ के सॉल्वर प्रश्न को कर रहा था। मतलब जो परीक्षार्थी जिस सेंटर में पेपर दे रहे थे उससे अलग कंप्यूटर एक ऐड किया गया था। इतनी बड़ी बात है। और जब ये सब चीजों का प्रूफ होने से पता चल जाता है कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा संलिप्तता रही है ऐसी कंपनी की, एग्जाम कराने वाली कंपनी की, तभी ना उसके साथ उसका टेंडर और बाकी सब चीजों को निरस्त करना जरूरी समझा। और उनको अच्छे से ये पता है कि अभी जो कंपनियां आ रही थी जिनका टेंडर निरस्त किया गया उसके पीछे वजह थी। उनको पता चल गया कि अब पब्लिक के अंदर ये मैसेज जा चुका है कि जो भी ऐसी कंपनियां जो फर्जीवाड़ा करेंगी तो इससे सरकार क्या होगा, सरकार लगातार इसमें सवालों घेरे में खड़े होगी। ये सरकार के आदेश से ही हुआ सब कुछ जो हुआ है। और ये इनका टेंडर निरस्त करना, एडुकेटी के साथ संबंधों को खत्म करना अपने आप में ये उद्घोषित करता है कि एडुकेटी गलत है, उसने भ्रष्टाचार किया है। मैम तभी ना ये बताइए किसी को लेकिन यहाँ पे नुकसान जो है वो उन तमाम अभ्यर्थियों का है जो काफी वक्त से अपनी भर्तियों का इंतजार करें और अब वो परीक्षाएं आगे बढ़ जाएंगी। हाँ, इसके लिए दो ही मांग है हमारी सरकार से। पहला मांग है आप 5,000 की जगह 50,000 पदों पे भर्ती कर दीजिए, बच्चा थोड़ा सा खुश हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप ऐसी कंपनियों पर करोड़ों का क्या लगाइए, इस पे जो है इन पे चार्जेस लगाइए, इनके बुलडोजर से इनके घर गिराइए और छात्रों को जो मानसिक प्रताड़ना हुई है इतने सालों से चीजों से, तो कम से कम 1-1 लाख, 2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख का इनको क्या दी जाए, मुआवजा राशि दी जाए। सच्चाई तो ये इसमें, सच्चाई तो देखा जाता है टॉट ऑफ लॉ तो ऐसे बनता है इनका अगर देखा जाए। हम तो ये डिमांड करते हैं जी। तो भर्ती जो है जो होती है उसका नंबर बढ़ाना चाहिए, वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये जो एक कदम उठाया है पीईबी की तरफ से वो ये कि निरस्त कर दिया है उस टेंडर को जो किया गया था ऑनलाइन कंडक्ट कराने वाली, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी के साथ, क्योंकि ये भी कहा है पीईबी ने कि ऑनलाइन सिस्टम को मजबूती देने के लिए नए सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो जोड़ना चाह रही है। लेकिन नुकसान यहाँ पर कुल मिला के, जैसा दिनेश जी भी बोल रहे थे, कि उन तमाम अभ्यर्थियों का है जो काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं और वो इस आस में लगे रहते हैं, क्योंकि देखिए कैलेंडर तो हर साल नया निकलता है लेकिन उस कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं मध्य प्रदेश में कभी होती नहीं है। तो ऐसे में और इन भर्ती परीक्षाओं का आगे बढ़ना कहीं ना कहीं उन तमाम जो बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए एक बुरी खबर यहाँ पर जो है बनकर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप जुड़े और तमाम इंसाइट जो है आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ रखा। एक बात, थोड़ी सी बात है, छोटी सी है। आपका चैनल सरकार भी देखती है, मैंने देखा, फॉलो करती है, मध्य प्रदेश के सीएम खुद फॉलो करते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब लगातार हर साल पुलिसकर्मी, एसआई और वन रक्षक, पटवारी रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उनकी जगह किसको रखा जा रहा है? पिछले 5 साल से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई है तो आप एडजस्ट कैसे कर रहे हैं? पिछले 5 साल से कांस्टेबल की भर्ती नहीं, तो एडजस्ट कैसे कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर ध्यान दिया जाए, मध्य प्रदेश पटवारी की भर्ती पर तत्काल ध्यान दिया जाए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर तत्काल ध्यान दिया जाए, शिक्षक भर्ती को प्रतिबद्ध की जाए, क्योंकि ये हमारे समाज के सबसे इसेंशियल सर्विसेज मानी जाती हैं। और अगर एसेंशियल सर्विसेज के साथ आप समझौता करेंगे तो तय है राज्य कमजोर होगा, चाहे सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वन कर्मियों के लिए। तो मेरा दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द सब इंस्पेक्टर की भर्ती और इसका बाकी पूरा कि भाई कितने हजार, कम से कम 3,000, 1,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती। कांस्टेबल की जो उन्होंने कहा था तुरंत निकालें, पटवारी का 5,000 जो इन्होंने कहा था उसको निकालें, वन रक्षक के 1,300 पद कब का बोल रखे हैं अभी तक नहीं निकले, इन पे तत्काल भर्ती हो। ये मेरा आग्रह है, क्योंकि सरकार इस चैनल को जरूर देखती है। तो सरकार से यही आग्रह है कि आप बच्चों के साथ जो भी आपने वादे किए थे उसको निभाइए, क्योंकि अगला साल हमारा है। फिर वहां पर वादे नहीं, वहां पर आपके इरादे देखे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप जुड़े हो, तमाम इंसाइट आपने रखा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइव में इतना ही रखेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक।